Assalamualaikum students. So in the last lecture, we discussed the biodiversity definition, basics, and today we are going to discuss the strategies for protection of biodiversity. इन strategies को later in the future हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल बहुत ही ब्रीफली हम देख लेते हैं कि दुनिया में क्या स्ट्रेटजीज यूज होती हैं बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए। तो एक्शन प्लान्स, देयर आर सर्टेन एक्शन प्लान, मतलब प्लानिंग होती है पहले और कुछ एक्शन प्लान्स बनाए जाते हैं कि कैसे करना है, कहाँ करना है, किस स्पीशीज को करना है, डाटा जमा करना, किस स्पीशीज की ज़रूरत है प्रोटेक्शन की, और उन्हें उनके लिए कौन सा जगह बेहतरीन होगी, इंसिचू होगा या एक्सिचू होगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए एक्शन प्लान को तरतीब देना। इसके अलावा कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं, यानी नेशनल पार्क्स जो होते हैं तो जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, उनकी हिफाजत की जाती है और उन्हें हंटिंग से बचाया जाता है, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। तो उन्हें जिस तरह का माहौल चाहिए होता है उस जगह पर वो माहौल फराहम किया जाता है। और क्या कर सकते हैं आप, रीवेजिटेशन कर सकते हैं, हैबिटेट रिस्टोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिस जगह की बायोडाइवर्सिटी डैमेज हुई अगर को तो वहाँ ये प्रॉब्लम है कि वहाँ की वेजिटेशन खत्म हो गई थी या ट्रीज खत्म हो गए थे। अगर कोई ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड कोई बायोम है और वहाँ की बायोडाइवर्सिटी मुतासर है और वहाँ की जो है वो ग्रासेस कम हो गई, तो वो तो आप सिंपल है रीवेजिटेशन कर दें। तो इस तरह क्या होगा कि वहीं पर महफूज हो जाएंगे, उनको उन स्पीशीज को आपको कहीं और लेकर नहीं जाना पड़ेगा, किसी कैप्टिव ब्रीडिंग फैसिलिटी पे नहीं लेके जाना पड़ेगा या किसी कंजर्वेशन रिजर्व पे लेके नहीं जाना पड़ेगा, किसी पार्क में लेकर नहीं जाना पड़ेगा। डिफरेंट नेशनल पार्क होते हैं, किलखर नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। वहाँ पर यही होगा कि हम जो है वो अपनी बायोडाइवर्सिटी जो स्पीशीज वल्नरेबल होती है या अबाउट टू एक्सटिंक्ट होती है, ठीक है, एंडेंजर्ड होती है या कंजर्वेशन डिपेंडेंट होती है, उनको वहाँ पर लेकर आते हैं और उनको जो है सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। रिवेजिटेशन एंड हैबिटाट रिस्टोरेशन। हैबिटाट पता है आपको क्या होता है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हैबिटाट को आपने रिस्टोर कर लेना होता है, उस जगह को ही सही कर दो। ठीक, एक झील है वो एक हैबिटाट है वहाँ के ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, झील खराब हो गई, पोल्यूटेड हो गई, जाहिर सी बात है वहाँ के रहने वाले जो वासी हैं, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, मुतासर होगी। तो आपने क्या करना है कि बायोडाइवर्सिटी को अगर सेव करना है तो आपने तो हैबिटाट को सेव करना होगा। तो हैबिटाट की रिस्टोरेशन आप कर लोगे अगर कोई लेके उसकी सफाई करवा ली, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करवा लिया, पॉल्यूटेंट्स निकाल लिए, उसमें आप मजीद पॉल्यूटेंट्स डंप करना छोड़ दिए, अगर वहाँ पर एग्जॉटिक स्पीशीज या फेरल स्पीशीज आ गई हैं तो उनको जो है वहाँ से हटा दिया, उसको कंट्रोल कर सही हो जाएगी। तो ये आपका हैबिटेट रिस्टोरेशन। मिसाल के तौर पर अगर कोई ओपन सी है और वहाँ को ऑयल स्पिल हो जाता है, तो ऑयल स्पिल की वजह से वहाँ की जो मैरीन लाइवलीहुड डिस्टर्ब होगी, उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया है, तो वहाँ की एक बायोडाइवर्सिटी सफ़र करेगी। लेकिन अगर आप उस ऑयल स्पिल को साफ करवा दें, ठीक है, वो ठीक हो जाए, तो आपका हैबिटेट उन फिशेस का और मैरीन लाइफ का, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी का हैबिटेट रिस्टोर हो गया है। अब वो वहाँ पर जो है वो आसानी से जी सकती है। इसके अलावा क्या स्ट्रेटेजी होती है, फेरल फेरल स्पीशीज कंट्रोल। फेरल स्पीशीज कंट्रोल से मुराद ये है कि एग्जॉटिक स्पीशीज, या आप इससे और आसान अंदाज में कह लें एलियन स्पीशीज। ठीक है, यानी वो स्पीशीज जिनका घर तो ये नहीं है लेकिन उन्हें कहीं और से ले आकर इधर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। तो
क्या होगा कि वहाँ ऑलरेडी जो नेटिव हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पता नहीं किसी और क्लास के साथ हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर, तो बता देती हूँ। कोई एक जगह है और अगर वहाँ पर 2-3 तरह के पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, वो हमेशा से वहीं के हैं, राइट, तो अच्छे से चल रहे हैं और उनको उनकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल रही है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी स्पीशी ले आकर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दें जिसका घर ये ना हो, कहीं और से इम्पोर्ट करके आप ले आए और आपने यहाँ लगा दी, तो क्या होगा कि हो सकता है इसकी जो नीड्स है, जाहिर है हर स्पीशी की नीड्स है, अब वो क्या करेंगे, लिमिटेड रिसोर्स है, तो अब वो उसके ऊपर अपना सर्वाइवल करेंगे। उस नतीजे में जो वहाँ की ऑलरेडी नेटिव स्पीशीज थी, वहाँ की लोकल स्पीशीज जो थी, उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। तो हमें क्या करना होता है, किसी जगह की बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करना है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, तो इन्हें इन फेरल स्पीशीज को बचाना होता है। यहाँ कंट्रोल, या तो वो फेरल स्पीशीज ऐसी हो जो वहाँ के लोकल्स के साथ मिलकर जो है वो सरवाइव कर जाए, ठीक है, यानी इनकी नेसेसिटीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो। लेकिन अगर इनकी रिक्वायरमेंट एक ही चीज है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर आप जैसे ये झाड़ियाँ होती है ना, जो जंगली झाड़ियाँ वीड्स होती हैं, और ये आ जाती है, हर्ब्स आती हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, इन्हें नोच नोच के निकाल रहे होते हैं गार्डन में से, फिर उससे प्लांट की जो है वो ग्रोथ पर इफेक्ट आ रहा होता है। तो फिर वो एक तरह की स्पेरल इश्यू होती है और वो उनकी ग्रोथ में जो रुकावट का बाइस बनती है, तो आप उन्हें वहाँ से निकाल दो। इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजी है इको टूरिज्म, ठीक है। टूरिज्म जो होता है टूरिज्म, वो वैसे तो इकोनॉमिकल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी के लिए टूरिज्म अच्छी नहीं होती, क्योंकि या जो लोग टूर करते हैं तो उसके नतीजे में वहाँ का जो हैबिटेट है वो किसी ना किसी तरह डिस्टर्ब होता है। नॉइज है, पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, गाड़ियाँ जाएंगी, लैंड पॉल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं आप, पी के पानी कोई जगह है तो वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगी वहाँ पर। तो ये तमाम फैक्टर्स तो हमें पता है कि ये टूरिज्म से इम्पैक्ट तो आता है बायोडाइवर्सिटी से, ठीक है। तो फिलहाल टूरिज्म में फिर जो है वो हंटिंग भी शुरू हो जाती है, शिकार भी कर रहे होते हैं, फिर बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट आता है। तो टूरिज्म को आप एज ए स्ट्रेटेजी ले लें प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसको इको टूरिज्म बना लें। इको टूरिज्म में क्या होता है कि टूरिज्म में होता है कि समझें ऐसा टूरिज्म जिसमें आप जाकर वहां पर पहुंचकर उस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के अहल हो। मिसाल के तौर पर बीच एक्टिविटीज जो हम करवाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स जाते हैं और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग जाते हैं। अगर आप सिंपल एक बीच पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे होते हैं, तो आप पिकनिक पर जब भी जाएंगे जरूर वहां पर कचरा करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, इम्पैक्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट हर जगह नजर आता है, चाहे ना चाहे थोड़ा बहुत हो जाता है। ज्यादा जहालत होती है तो ज्यादा इम्पैक्ट नजर आता है, ठीक है। एजुकेटेड तबका होता है वो फिर थोड़ा उनको ख्याल होता है, लेकिन ऐसे भी एजुकेटेड लोग होते हैं जो अनएजुकेटेड लोगों से भी ज्यादा केयरफुल होते हैं। तो सिंपल पिकनिक अगर होगी तो ये सब होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे जो है बीच एक्टिविटी का नाम देते हैं और इस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं कि आप वहाँ जाएं, अगर आप इंजॉय भी कर रहे हैं तो आप वहाँ मौजूद तमाम कचरे साफ करें। आपका किया हुआ कचरा नहीं है, वो लोगों का किया हुआ है, लेकिन क्योंकि इसे हम इको टूरिज्म का लुक देना चाहते हैं, तो अब हम वहाँ जाके उस बीच की क्लीनिंग करेंगे, सफाई करेंगे, सॉलिड वेस्ट इकट्ठा, प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करके वहाँ से आप साफ करोगे। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि बड़े लेवल पर भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बहुत सी ऐसे विजिट्स होते हैं जिसमें आगाही मुहिम चलाई जाती है, यानी अवेयरनेस प्रोवाइड की जाती है इन्वायरमेंट के हवाले से, तो फिर वो इको टूरिज्म बन जाता है। सिर्फ जाकर इंजॉय कर लेना और माहौल को खराब कर देना
बीइंग इन्वायरमेंटलिस्ट ये हजम नहीं होता। अगर आप किसी जगह घूम फिर भी रहे हैं तो वहां जाके कुछ ना कुछ प्रमोशन आपको इन्वायरमेंट की जरूर करनी चाहिए। या तो आप वहाँ की सफाई खुद करें, फिजिकली करें, या यूज योर वर्ड्स, वर्ड्स आर पावर। अपने अल्फाजों का इस्तेमाल करें, अपने हाथों को जो है वो इन्वायरमेंट के लिए लिखें, उसके ऊपर लोगों में अवेयरनेस दें। इको टूरिज्म में भी ये काम किए जाते हैं। एजुकेशन, ठीक है, वही बात आ गई, लोगों में अवेयरनेस, खुद को अवेयर करना, खुद को भी इस काबिल बनाना और लोगों को भी इस काबिल बनाना। एटलीस्ट में आगाह करना, क्योंकि कुछ लोगों को समझते हैं, ये तो आप इन्वायरमेंटल से तो आप तो समझते हैं, लेकिन जिनकी ये फील्ड नहीं है वो इतना नहीं जानते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए आप क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी इन्वेंट्रीज बनाते हैं। इन्वेंट्रीज में आपके पास तमाम स्पीशीज का डाटा सेव होता है। वही डाटा जो जैसे कि क्या लो रिस्क कौन है, कंजर्वेशन डिपेंडेंट कौन है, वल्नरेबल कौन सी है, एंडेंजर्ड कौन सी है, क्रिटिकल कौन सी है, एक्सटिंक्ट कौन सी है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड कौन सी है, और कौन है, कौन से स्पीशीज है जिनका डेटा ही अभी तक मिलेगा, सो ऑन। तो ये इन्वेंट्रीज में आता है। पहले ये पता होगा तो फिर आप अगला कदम उठाएंगे और उनको जो है वो सेव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इन्वेंट्री इज वन ऑफ द अप्रोचेस। सेकंड आप कह लें कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी इन प्रोटेक्टेड हैबिटाट। प्रोटेक्टेड हैबिटाट में जैसे एक तस्वीर आपको नजर आ रही है जू, ठीक है, ये जू जो है एक प्रोटेक्टेड हैबिटाट है। इसके अलावा ये एक नेशनल पार्क है ये इंडिया का। तो यहाँ पर टाइगर नजर आ रहे हैं। नेशनल पार्क बहुत अच्छे होते हैं, लुक लाइक फॉरेस्ट। वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अच्छा, कंजर्वेशन की दो टेक्निक्स है, इन सिचु कंजर्वेशन एंड एक्स सिचु कंजर्वेशन। इन सिचु कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मूव नहीं होते, वो अपनी जगह पे रहते हैं। उनका हैबिटेट जो है वो शिफ्ट नहीं होता, वो वहीं पर रह रहे होते हैं, और हम वहीं पर ही हम बाउंड्री बना देते हैं, या हम वहीं पर ही कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन की जाए, यानी नो हंटिंग जोन इस तरह करके ये बाउंड्री बनाकर बंद कर देना उस जगह को, कि लोकल जो लोग हैं वो वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ शिकार नहीं कर सकते, यहाँ वहाँ पिकनिक नहीं कर सकते, या वहाँ जाके कचरा नहीं कर सकते। तो ये इन सिटू कंजर्वेशन में ये चीज़ आ जाएगी, ये ऑर्गेनिज्म अपनी जगह पे ही रहेगा और हम जो है वो कुछ बाउंड्री बना देंगे। एक्सिचू में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को आप ले आते हैं किसी और जगह पर, ठीक है, आउटसाइड ऑफ देयर प्लेस, और ले आकर उसकी जो है वो कंजर्वेशन करते हैं। एक्सिचू में इसके अलावा जीन बैंक, सीड बैंक, कोलन बैंक एंड डीएनए बैंक भी शामिल है। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम स्पीशीज, अगर प्लांट्स की बात करें तो हमने उनकी सीड जमा करके रख ली है, बैंक बना लिया है कि खुदा ना खास्ता अगर वो एक्सटेंट हो रहे हैं तो हमने उनके सीड रख लिए, ताकि हम उन्हें किसी अच्छी जगह पर ऑप्टिमम और जो उनकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती हुई जगह कोई हो जहाँ कोई इनको खतरा ना हो, उधर जाके इनको रीग्रो करा देंगे। ठीक है, यानी दुनिया से हम उन्हें खत्म नहीं होने देना चाहते, तो हमने एक सीड बैंक बना लिया। इसी तरह जीन बैंक, अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो जीन बैंक, या प्लांट्स की बात करें तो पोलन बैंक और डीएनए बैंक, ये बैंक बनाए जाते हैं। और इस तरह जानवरों और पौधों की जो है वो इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनकी भी आप जो है वो एक बैंक बनाकर वहाँ पर कॉलम, जीन, सीड एंड डीएनए महफूज रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप उन्हीं को यूज करते हुए उसको दोबारा इंट्रोड्यूस करा देंगे। इसके अलावा क्या अप्रोचेस होते हैं, रीस्टोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये रीस्टोरेशन में ये सब कुछ आ जाएगा। इम्पार्टिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं।
लोगों को अवेयर करना, उससे भी जो है आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन आएगी और स्पीशीज जो है वो प्रोटेक्ट होगी। enacting, strengthening and enforcing environmental legislation। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करें, आप कवानीन बनाएं, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन बनाएं, रेगुलेशन बनाएं, लॉज बनाएं, उन्हें स्ट्रेंथनिंग, उनके स्ट्रेंथनिंग करें, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनकी इन्फोर्समेंट कराएं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करवाएं इन्वायरमेंटल लॉज। उससे जो है वो इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ जो है वो इफेक्टिव है। इनडायरेक्ट जैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करवाएं एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन की, जब पॉल्यूशन कंट्रोल होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, जो ओशियन, लैंड, ये सब कुछ वो कवर हो जाएगा उसमें। पॉल्यूशन कम होगी तो सफर कम करेंगे। इसी तरह जो है डिफॉरेस्टेशन के लेजिस्लेशन बनाए कि नहीं होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए, और इनके ऊपर इन्फोर्समेंट भी करा, उससे भी आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो महफूज होगी, कंजर्व होगी। पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल करे। पॉपुलेशन, देखें, माहौल में जो भी तबाही है, ठीक है, उसके दो रीजन है। आपका एनवायरनमेंट आज जो डिस्ट्रॉय हो गया है, इसके दो रीजन है। एक आपकी पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन बेसिकली, एक आपकी ओवर पॉपुलेशन एंड प्लस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पॉपुलेशन प्लस इंडस्ट्री, इंसान प्लस फैक्ट्री, इंसान प्लस इंजन, इन दोनों ने मिलकर माहौल को तबाह किया हुआ है। अब वो माहौल में आपकी तमाम लेक, तमाम रिवर, तमाम पॉन्ड, तमाम ओशन, तमाम सी, तमाम टंड्रा, टेगा, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी तो ऑटोमेटिकली इनकी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, ज़रूरियात जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, ज़रूरियात जितनी बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज जितनी ज़्यादा वर्क करेंगी, इंडस्ट्री का पहिया इतना चलेगा, और जितना पहिया चलेगा उतनी पॉल्यूशन। ठीक है, जितना पहिया चलेगा उतनी रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे, जितने रॉ मटेरियल चाहिए होंगे उतनी माइनिंग होगी, उतनी डिफॉरेस्टेशन होगी, कोयला भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, ठीक है, पत्थर भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, तो ये सब कुछ चाहिए होगा, तो जाहिर सी बात है फिर आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो सफर करेगी। तो पॉपुलेशन कंट्रोल में रखना एक इनडायरेक्ट अप्रोच है। रिव्यूइंग द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर तो हम कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिसेस भी सही नहीं है। ओवर जो है वो वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी ज़्यादा दिया जाता है, ओवर वाटरिंग की जाती है, ओवर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, ओवर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, अवेयरनेस नहीं है किसानों, उनको नहीं पता कितना यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह जो है फिर जो ओवर ओवर चीज़ें यूज होती हैं तो वो हमेशा उनका जो एंड पॉइंट होता है वो कोई वाटर बॉडी होती है। ठीक है, फिर उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम अराइज होते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के रिव्यू की ज़रूरत है कि वहाँ पर भी आपको जो है वो बाउंड्री बनानी होगी कि कितना यूज़ करना है, कितना यूज़ नहीं करना, कैसे करना है, किस वक्त करना है, किस वक्त नहीं करना, इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। कंट्रोलिंग अर्बनाइजेशन, ये बहुत मुश्किल है आज के दौर में। जो शहर लोग, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और लोगों को अच्छी जगह पर रहना है, घर बनाने हैं, अर्बनाइजेशन, शहरों में रहना है, देहातों में नहीं रहना, माइग्रेशन बहुत बढ़ गई है, इन्वायरमेंटल डिजास्टर होते हैं तो भी माइग्रेशन हो जाती है, लोग लोग शहरों की तरफ चले जाते हैं, वहाँ रिसोर्स कम होते हैं, माहौल खराब होता है, रिसोर्स कम होती है, वो फिर अर्बनाइजेशन की तरफ आ जाते हैं। अब अर्बनाइजेशन, अब हम क्या करेंगे, अब हमें लोगों को एकोमोडेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाने, जगह चाहिए, शहर बनाने, शहर आबाद करने हैं, तो उसके लिए हम जो नेचुरल हैबिटाट्स होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। तो इन नेचुरल हैबिटाट्स को अगर ख़त्म कर देंगे
तो जो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है उसका क्या होगा, ये नहीं सोचा। तो ये सोचने की ज़रूरत है, स्मार्ट प्लानिंग की ज़रूरत है। ऐसी जगहों पे अर्बनाइजेशन करें कि जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कोशिश करें कि ना हो बिल्कुल भी। ये नामुमकिन है तो कम से कम वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को नुकसान, इस तरह की अपने अर्बनाइजेशन करें। इसके अलावा कंजर्वेशन थ्रू बायोटेक। अच्छा, ये अभी बहुत जो है वो, हम तो खैर बहुत पीछे हैं, दुनिया चल रही है इसकी तरफ कि बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो कंजर्वेशन कराई जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स यूज करके जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर जो है आपकी प्लांट्स वगैरह को, इनके डीएनए को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो जो है इन्वायरमेंट में फिट हो जाए। तो यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सी चीज़ों में आप कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो है शुगर के ट्रीटमेंट में भी आप इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन जैसे है वो नेचुरली तो इतनी नहीं हो पाएगी, लेकिन विद द यूज ऑफ माइक्रोब बैक्टीरिया की मदद से बायोटेक्नोलॉजी के टूल को यूज करते हुए आप इंसुलिन की प्रोडक्शन कराते हैं और फिर उसे बेचते हैं। ठीक है, और जो लोग हैं वो उससे अपना ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरह जैसे बायोटेक्नोलॉजी का अभी हमने एक्स जो पढ़ा था ना, सीड बैंक है और पोलन बैंक है, डीएनए बैंक है, जीन बैंक है, वो कैसे बनाएंगे आप, कैसे निकालेंगे? इसी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही आप ये जीन बैंक और डीएनए बैंक बनाएंगे। और बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आज दुनिया जो है वो अपने खुराक के मसले हल कर रही है। क्रॉप्स जो है वो बढ़ाई जा रही हैं, फूड बढ़ाया जा रहा है, तो वो इनकी इम्प्रूवमेंट में भी यूज़ हो रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी के तो बेतहाशे इस्तेमाल आते हैं, लेकिन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, ये जरा सा डाटा देख लें। बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है, वर्ल्ड वाइड देखी गई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर पहले तो देखें, 5 किंगडम्स आपको पता है लिविंग थिंग्स के, ठीक है, एनिमलिया, प्लांट, गाय है, प्रतिष्ठा है और मोनरा है। तो अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ नोन स्पीशीज, ठीक है, जो हमें नोन डेटा है हमारा, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा स्पीशीज किसकी हैं? एनिमलिया की है, 10 लाख से वो, प्लांटी, देन फंजाई, देन प्रोटिस्टा एंड देन मोनरा। ठीक है, कहीं कहीं बायोडाइवर्सिटी फौना एंड फ्लोरा जो है वो डिपेंड किस पे करता है, वहाँ के एबायोटिक पैटर्न पे डिपेंड करता है, जैसे कि क्लाइमेट, अल्टीट्यूड, सॉइल कैसी है वहाँ की। फिर इसके अलावा वो बायोटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर और कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। So most of the biodiversity concentrated in tropical region. ट्रॉपिकल रीजन में होती है सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। ट्रॉपिकल रीजन, अगर आप अर्थ को, ग्लोब को देखें तो जो इक्वेटर इक्वेटर होता है,
इक्वेटर वाला जो ये रेंज होती है ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, जो इक्वेटर के सराउंडिंग में होते हैं इधर पूरा, ठीक है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान वाला आपका ट्रॉपिक कहलाता है और इक्वेटर भी कहलाता है। तो इक्वेटर के सराउंडिंग का एरिया ये आपका ट्रॉपिकल रीजन में आता है। और ये रीजन चूँकि यहाँ पर सनलाइट अच्छी हासिल होती है, वेजिटेशन यहाँ की अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और बारिशें भी होती हैं और सन आवर्स भी सही होते हैं, तो यहाँ पर जो है वो बायोडाइवर्सिटी रिच ही होती है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेजिटेशन वापर मकदार में मौजूद होती है थ्रू आउट दी ईयर। ऐसा नहीं है कि बारिश 6 6 महीने सूरज नहीं निकल रहा या बहुत ज़्यादा जो है हीट है तो भी जल जाती है वेजिटेशन, तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। तो इसी वजह से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह ट्रॉपिकल रीजन में आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर ले लें तो वहाँ तो और ज़्यादा होती है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में जो है वो नमी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं दरख्तों की भी, तो वो डेड होते हैं ज़मीन पर, फिर उसकी डिकम्पोजिशन होती है और डिकम्पोजिशन के नतीजे में न्यूट्रिएंट्स बहुत बन रहे होते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बहुत बन रहे थे, तो अगेन वो साइकिल चलता है कि जितने न्यूट्रिएंट्स होंगे इतने यहाँ पर इतनी वहाँ बायोडाइवर्सिटी होगी, जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी जब डेड हो जाएंगे तो फिर उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अगेन बन जाएंगे। तो फिर दिस इज ऑल अबाउट द साइकिल। फिर हम टॉपिक से हटना नहीं चाह रहे। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अ रीजन विद हाई बायोडाइवर्सिटी विद मोस्ट ऑफ स्पीशीज बिंग एंडेमिक, ठीक है, वो रीजन जहाँ हाई बायोडाइवर्सिटी हो, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। इसके अलावा क्या हो, उनकी स्पीशीज में एंडेमिक, ज़्यादा एंडेमिक जो स्पीशीज होती है और बायोडाइवर्सिटी भी रिच होती है, वो जगह है अर्थ पर आपकी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाती है। एंडेमिक से ये मुराद है स्टूडेंट कि वो स्पीशीज जो कि उसी जगह की हो, वहीं पैदा हुई हो, उस जगह के अलावा वो अर्थ पर किसी और जगह पर नहीं पाई जाती हो, वो स्पीशीज वहाँ की एंडेमिक कहलाती है। पाकिस्तान की भी बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज है, मैं चाहूँगी आप सर्च करें इसके ऊपर, इसका डाटा बनाएं और नेक्स्ट क्लास में आप शेयर करें कि पाकिस्तान में कौन कौन सी एंडेमिक स्पीशीज आपके पास मौजूद हैं। सारी किंगडम्स की, एनिमेलिया में भी देखें, प्लांट में भी देखें, पंजाई, प्रोटिस्टा, मोंड्रा, इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है और ये वन पेज जो है वो डॉक्यूमेंट मुझे सबमिट कराना है। ये एनिमल्स की अगर बात करें, मैमल्स की, तो ये पाकिस्तान के एंडेमिक स्पीशीज हैं ये तीनों, पेल ग्रे वाइट टूथ श्रू, ये वाला, और बलूचिस्तान पिग्मीज जरबुआ, और ये बलूचिस्तान फॉरेस्ट डॉर्माउस। तो ये तीनों क्यूट से जो रेड्स हैं ये पाकिस्तान के अपने हैं और ये पाकिस्तान के अलावा नहीं पाए जाते कहीं और, ये इसलिए एंडेमिक कहलाएंगे। इनको ले जाकर कहीं किसी और जगह पर अगर इंट्रोड्यूस करवा दिया तो फिर ये वहाँ के लिए, वहाँ के हिसाब से ये एग्जॉटिक स्पीशी में काउंट होंगे या फेरल या एलियन स्पीशी कहलाएंगे, कि इनका घर तो ये, ठीक है। तो आपने बस यही असाइनमेंट मुझे देनी है कि आपने एंडेमिक स्पीशीज निकालनी है पाकिस्तान की। ये मैमल्स हैं, ठीक है, मैमल्स भी निकालना है, रेप्टाइल्स निकालने हैं, एम्फीबियंस निकालने हैं और फिशेस निकालने हैं, इसके अलावा प्लांट्स में देखना है, फंजाई फंगस में देखना है, ये रिसर्च करें इसके ऊपर और मुझे सबमिट कराएं। बायोडाइवर्सिटी एंड बैलेंस ऑफ नेचर,